Hello friends, welcome to the Hindu daily editorial analysis. Today at the 28th of the September 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज जो एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं इसमें पहला आर्टिकल है द G20 स्क्रीन ओवर मजदूर देयर राइट्स। इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि G20 के जो भारत ने हासिल किए और क्या क्या हम हासिल कर सकते थे वर्ल्ड लेवल पर और क्या क्या इसमें हम काम कर सकते थे, उसी से रेफरेंस में आर्टिकल है। जो मजदूर हैं, लेबर हैं, उनके लिए भारत ने जो एक्चुअल में अचीवमेंट हासिल करना था वो हासिल नहीं कर पाया। हमने देखा G20 मीटिंग में भारत ने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिली भारत को। अफ्रीकन यूनियन को इसमें मेंबरशिप के रूप में शामिल कर लिया गया और ग्लोबल साउथ की बात को जो है हमने एक टुगेदरनेस की भावना को क्रिएट किया। साथ ही साथ देखा जाए जो पिछले साल बाली सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया ने एक डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन भारत ने ऐसा किसी भी चीज़ से बचने का प्रयास किया। यूक्रेन को समिट से दूर रखा गया और साथ ही साथ जो है फॉसिल फ्यूल की भी बातचीत इसमें नहीं की, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड में कंट्री नहीं है जो फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करने की को डायरेक्टली बातचीत करता हो। तो 83 जो पैराग्राफ है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, इसमें जो है भारत की एक बड़ी विजय हुई। अब भारत के इस विजय के साथ साथ देखा जाए तो एक चीज़ मिस कर गया कि जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वर्कर्स के राइट के लिए, जो उनके वेलफेयर की बात की जा सकती थी G20 मीटिंग में, वो नहीं हो पाए। इसके लिए बता दें तो एक G20 के साथ साथ G20 के ही अंदर एक और ग्रुप है L20 में लेबर 20। ये एक्चुअल में G20 लीडर्स के जो कंट्री हैं, वो जो वर्कर हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है, कंसर्न ग्रुप है। और अगर देखते हैं इसमें जो एक बहुत बड़ा मैटर इसलिए सामने नहीं आ पाया क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जो है इस समय ट्रेड यूनियन जो कि बीजेपी से रिलेटेड है उसको हेडशिप मिली हुई थी L20 के, लेबर 20 की, और उसके वजह से जो है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड यूनियन का पार्ट है, उसने बाइकाट कर दिया। अब इसका बाइकाट करने की वजह से कुछ चीज़ें बात बन नहीं पाई। अगर पहले भी देखा जाए तो L20 जो लेबर 20 उसको जो है ITUC जो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है उसने भी होल्ड कर चुका है उसके पोस्ट को। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो एक सीरियस चीज़ देखा जाने वाली बात थी, गवर्नमेंट को ऐसा माना जा रहा है गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, और जो क्योंकि जो भारतीय मजदूर संघ उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं माना जाता है कोई बीजेपी की एक बॉडी की तरह ही काम करती है, इसलिए उसमें शायद कुछ चीज़ें नहीं है। इसके अलावा फिर भी देखा जाए तो जो लेबर की सिक्योरिटी स्कीम है, साथ साथ डाटा कलेक्शन और एड्रेसिंग उनकी स्किल गैप की जो मीटिंग है, और साथ साथ प्लेटफॉर्म वर्कर के बारे में भी कुछ बात हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो एन एक्सप्लॉयटेटिव लेबर सिस्टम इस समय वर्ल्ड में व्याप्त है, और स्पेशली देखा जाए जो इंडियन लेबर हैं जो विदेशों में जाकर काम करते हैं उनके साथ कुछ जो है फोर्स लेबर की तरह बिहेव किया जाता है। फोर्स लेबर को एक्चुअली मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम की आधुनिक दास्ता ही फोर्स लेबर है। इसमें देखा जाए तो अरब कंट्री या गल्फ कंट्री में कफाला सिस्टम चलता है। कफाला सिस्टम एक्चुअल में ये है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, और इस सिस्टम में होता ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं जो वहाँ जॉब करते हैं उनके लिए बहुत कठिन कंडीशन, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो एक्सप्लॉयटेटिव लेबर सिस्टम बन जाता है। और वहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर को चेंज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर जो है उनसे कम्प्लीटली देखा जाए तो फोर्स लेबर कराया जाता है। और भारत के करीब करीब देखा जाए तो 9 मिलियन इंडियंस हैं जो कि इस एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का पार्ट है। अब चूँकि भारतीय मजदूर संघ और इंडियन ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के इग्नोरेंस की वजह से यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा चांस मिस हो गया कि जो रियल डिफरेंस है जो उनके लाइफ्स में, उनकी ज़िंदगी में, वो एक्चुअल में सामने नहीं आ पाए। हाँ, यहाँ अलग बात है कि इंश्योरेंस पोर्टेबल इंश्योरेंस स्कीम जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जैसा अगर देखा जाए तो एक्चुअल में अगर वर्क में जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है तो वो एक बहुत बड़ी समस्या फ्यूचर में बन सकती है। साथ साथ डिसेंट वर्किंग कंडीशन हो चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, एलिमिनेशन ऑफ द फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर आज भी पूरे विश्व में व्याप्त है, इसे अभी भी दूर नहीं किया जा सका। साथ साथ फोर्स लेबर एक नए मॉडर्न स्लेवरी के रूप में आ रही है, क्योंकि जो है बेरोजगारी बढ़ रही है तो एक व्यक्ति मजबूर हो जा रहा है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा घंटे तक काम करे, कम पेमेंट काम करे, उसकी कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। जो उनके वेलफेयर है, उनके फैमिली का वेलफेयर है, उसका प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा। जैसा कि अगर देखा जाए तो जो गल्फ़ कंट्री हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंडियंस वहाँ पर लेबर के रूप में काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू का मामला है। और G20 का
सऊदी अरेबिया एक मेंबर भी है, जो और साथ साथ ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात भी यहाँ पर एक मेंबर के रूप में, एक गेस्ट के रूप में आए हुए थे G20 मीटिंग में। इस तरीके से अगर यहाँ पर ये बात उठाई जाती है तो जो गल्फ़ कंट्री में करीब 9 मिलियन 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ सुरक्षा की बात की जा सकती थी। जैसे सऊदी अरेबिया में करीब करीब 25 लाख 2.5 मिलियन इंडियन काम करते हैं, ओमान में करीब करीब 8 लाख, यूनाइटेड अरब अमीरात में करीब 3.5 मिलियन 35 लाख वहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो है 13 मिलियन जो है माइग्रेंट वर्कर पूरे विश्व में भारत में काम करें, यानी 1 करोड़ 30 लाख तो भारतीय ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर काम करें। उनमें से 99 मिलियन यानी करीब 90 लाख तो केवल अरब के गल्फ़ कंट्री में है, यानी उनका एक्सप्लॉयटेशन अगर रोकना है तो इस लेवल पर बातचीत की जा सकती थी, लेकिन हो नहीं पाया। अगर देखा जाए इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक समस्या है। ऐसा नहीं केवल विदेशों में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भारत में ही देखा जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे टेक्सटाइल है, ब्रिक क्लीन है, ईंट के भट्ठे, श्रिम्प फार्मिंग जहाँ पर कापर तांबे की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टोन कटिंग प्लांटेशन जहाँ पर ये चाय या बागानों की खेती की जाती है, वहाँ पर फोर्स लेबर आज भी देखने को मिलती है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वाक फ्री फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, NGO है, जिसने एक एस्टिमेट किया कि 27 मिलियन पीपल ट्रैप्ड इन मॉडर्न डे स्लेवरी इन G20 कंट्री, यानी करीब करीब 2 करोड़ 70 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो G20 के 20 देशों में सम्मिलित की जाए तो जो कि मॉडर्न स्लेवरी को जी रहे हैं, जिसमें से 11 मिलियन तक केवल भारत में ही हैं। यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा भारत के लिए भी ये है कि यहाँ पर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि फोर्स लेबर या कंपल्सरी लेबर की डिफिनीशन उसने क्या दिया है, ऑल वर्क आर सर्विस विच इज एक्सपेक्टेड from any person under the threat of a penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily। अगर किसी भी व्यक्ति को हम देखा जाए तो एक्चुअल में जो उसको बाउंड हम कर देते हैं कि वो एक पार्टिकुलर टाइम बाउंड होता है या उसके वेज में बाउंडेशन कर दिए जाते हैं उसके टर्म एंड कंडीशन में कि उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना है, उसके अंदर कोई वॉलंटरिटी नहीं है, उसको कोई स्वैच्छिकता नहीं है, जिससे वो एक बाउंड हो जाता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और इसके लिए एक बात ये भी है, भारत ने जो ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फोर्स लेबर कन्वेंशन है जिसका C29 कहा जाता है, भारत ने उसे साइन भी कर दिया है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स लेबर के बारे में भी काम करने की आवश्यकता है। फोर्स लेबर को देखा जाए तो सब स्टैंडर्ड या एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशन झेलना पड़ता है, ये बहुत बड़ी कंसर्न है। और जो उनकी सिचुएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि वहाँ पर उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं मिलता है, उनके जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उनको रख लिया जाता है, फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस किए जाते हैं और साथ ही साथ उनको फ्रॉड डेट में कर्जे में फंसा दिया जाता है, जिससे को कभी भी वहाँ से निकलकर भाग ना सकें। तो ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, नॉट जस्ट एन इंडियन प्रॉब्लम। आगे हम देखें तो केवल भारत की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत के साथ साथ देखा जाए तो अन्य देशों की भी एक प्रॉब्लम है। अगर भारत में ही बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि जो वर्कर हैं उनको ओवर टाइम कराया जाता है, लेकिन उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाता। उसके पीछे कारण है कि उनको ये धमकी दी जाती है काम से निकाल दिए जाएंगे। आगे अगर देखें तो जो ये कंपनियां हैं, किसी भी देश की कंपनी की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ये एक्चुअली में जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं, उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को ही ले लेती हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन ID, इनको जो है जब्त कर लेती हैं। एक्चुअल उनके पीछे का मंशा ये होता है कि ये व्यक्ति भाग नहीं पाए और उसको जो एक्चुअल में फोर्स लेबर में इंगेज किए रहते हैं, उनके साथ सेक्सुअल, फिजिकल या मेंटल एब्यूजमेंट होता है और वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से उसमें फंसे हुए रह जाते हैं। इसके पीछे के सबसे बड़ी कारण क्या है, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होने का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी और सरकार द्वारा ध्यान न दिया जाना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन लगातार बढ़ रहे हैं। उनका जो सोशल जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में वो हमें ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखती है और जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी खतरा है। अगर देखा जाए तो यूनियन गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो 4 लेबर कोड लाए गए हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया लेबर के द्वारा, लेबर यूनियन के द्वारा। सिविल सोसाइटी या NGO ने विरोध किया कि उससे जो है फैक्ट्री मालिकों को काफ़ी ज़्यादा एक फ़ायदा मिलेगा और लेबर को एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ेगी। अगर भारत में देखते हैं तो 530 मिलियन 53 करोड़ वर्कर हैं
जिसमें से 43 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और उनके पास हमेशा एक खतरा रहता है कि उनका शोषण किया जाएगा। तो 53 करोड़ में 43 करोड़ यानी 10 करोड़ ही केवल फार्मल सेक्टर में और 43 करोड़ जो है इनफॉर्मल सेक्टर में। और ऐसा केवल भारत में नहीं है, ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं, ऑल G20 कंट्री, जितने G20 के कंट्री हैं उन सभी की ये सिमिलर सिचुएशन है। अब समस्या ये है कि हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमने गोल भी डिसाइड कर रखे हैं कि 2030 तक उसे पूरा करना, और पहला ही गोल उसका है इरेडिकेट पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने की बात की जा रही है, अगर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसको मिनिमम वेज भी नहीं मिलेगा तो गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता। और ऐसा कहा भी गया है कि गरीबी एक जगह होगी तो उस जगह की नहीं बल्कि पूरे विश्व की ये समस्या है। तो अगर इस समस्या से निपटना है तो एक कंट्री को या एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को, एक सोसाइटी को आगे आना होगा। लेकिन लीगल पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट का है, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें सबसे ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। वॉक फ्री फाउंडेशन का एक रिपोर्ट है जो कि 2021 में पब्लिश हुआ था, जब G20 कंट्रीज इम्पोर्टेड गुड्स वर्थ 41 लाख करोड़ रुपीज़ दैट वेयर मेड बाय वर्कर एक्सप्लॉयटेड अंडर मॉडर्न डे स्लेवरी। तो G20 की जो ग्रुप हैं, इसके कंट्री द्वारा 2021 में जो रिपोर्ट आया है, 41 लाख करोड़, 41 लाख करोड़ रुपए के गुड्स को जो इंपोर्ट किया गया, एक्चुअल में वो मॉडर्न डे स्लेवरी यानी फोर्स लेबर के द्वारा तैयार किया गया था, उनके एक्सप्लॉयटेशन से, और वही चीज़ें बाजार में बिक रही हैं जो कि काफ़ी सस्ते में बिक रही हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक्चुअल हमको सस्ते सामान मिलते हैं, जो मार्केट में लोग बार्गेनिंग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इतने कम दाम में मिलती हैं कि अगर सच में उसका मुंबई से लखनऊ या भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता या चेन्नई ले जाना हो तो उतना तो किराया ही लग जाएगा, उतने पैसे में पूरी वस्तु मिल जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो लेबर की खून पसीना है, उसका मेहनत है, उसमें उसके आंसू, उसके खून लिपटे हुए हैं, और वो चीज़ें एक इनह्यूमन कंडीशन में बनाई गई हैं जो कि सस्ते दामों में बेची जा रही हैं प्रॉफिट के लिए। तो सब्जेक्ट्स नॉट डिस्कस, तो G20 में ये सब्जेक्ट जो है डिस्कस नहीं हो पाया, तो जो कि डिस्कस करने की ज़रूरत थी, स्पेशली जो है जॉब क्रिएशन हमें करना है, कंप्लायंस विद द प्रॉमिस ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क, जो वर्क प्लेस है उस पर जो फंडामेंटल राइट है उनको लेबर के इंश्योर करने की ज़रूरत है, मिनिमम वेज इंश्योर, इक्वल पेमेंट करने की ज़रूरत है, और सोशल प्रोटेक्शन, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती हैं उन्हें और भी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, और स्पेशली जो इनकम लेवल है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जेंडर रेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हम एक मल्टीलेटरल रिफॉर्म कर सकते हैं। एक मॉडल जो हम बनाते हैं कि डेवलपमेंट मॉडल होगा, उसे तभी हम डेवलप कर सकते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली नॉट मच हैपेंड, वर्कर्स वेयर इग्नोर्ड जस्ट एज ग्रीन curtains were used to screen out the dwellers of the poor that were near area of G20 summit events to avoid embarrassment about the reality। तो जैसे ग्रीन पर्दे हम देखते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है लगा दिए जाते हैं, उसी तरह G20 मीटिंग जब हुई है तो बहुत सारी जगहों पर ग्रीन पर्दे लगा दिए गए हैं, जिससे कि पूरी सच्चाई न पता चले। इस तरीके से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होने की संभावना आगे भी है, क्योंकि इसके लिए कदम अभी नहीं, ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द टू हीरोज ऑफ द सनातन धर्म देयर इनसाइट्स। देखा जाए तो हमारे देश में इस समय एक बहस छिड़ा हुआ है सनातन शब्द को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल में मेनली डिस्कस किया गया है जो सनातन धर्म है, इसमें दो लोगों की बात की जाएगी, स्वामी विवेकानंद और सुब्रमण्यम भारती की, जो कि सनातन धर्म के बारे में उनका व्यू क्या था। यहाँ पर एक रेफरेंस है कि केरल के चीफ मिनिस्टर जो है पिनराई विजयन ने एक रिमार्क किया नारायण गुरु का, और साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने कोई सनातन धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, धर्म से पहले उन्होंने सनातन नहीं कहा। लेकिन अगर देखा जाए जो आजकल विरोध चल रहा है, उस विरोध को ध्यान में रखना चाहिए कि जो श्री नारायण गुरु थे उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, हिंदू या सनातन धर्म का विरोध नहीं किया, या किसी भी व्यक्ति ने जो हिंदू धर्म का किसी कुरीतियों का क्रिटिसाइज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने सनातन धर्म किया कि ऐसी बात उन्होंने क्रिटिसिज्म नहीं किया, उसकी एक अपनी एक फिलॉसफी है। अगर देखा जाए तो जो सनातन की बात है, फीचर्स आर द मोस्ट, सनातन की बात है, जो ऑर्थोडॉक्स अपोनेंट थे, एक्चुअल में 19th सेंचुरी से ये फिलॉसफी शुरू होती है, मेनली जब राजा राम मोहन राय या आर्य समाज आता है, राजा राम मोहन राय आते हैं, या बहुत सारे जो समाज सुधारक आते हैं, वहीं से ये शब्द एक्चुअल में सनातन जो है अचानक बहुत ज़्यादा प्रचलन में आता है। ऐसा नहीं था कि सनातन था नहीं, लेकिन वो प्रचलन में आ जाता है, जैसे कि रामकिशन मिशन, आर्य समाज और ये
राजा राम मोहन राय, इन लोगों के बाद ये सनातन धर्म काफ़ी ज़्यादा सामने आता है। और उनका मेनली जो प्रभाव होता है, इम्फेसिस होता है, उनका जो मेन जोर देते हैं कि परमानेंस ऑफ द एंशिएंट टेक्सचुअल डॉक्ट्रिन, वो कहते हैं कि जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है वही जो इसेंशियल फीचर है हिंदू धर्म के। लेकिन ऐसा कभी हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये लोग कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि हम समाज में देखते हैं कभी कभी कलह का कारण बन जाता है। अगर देखा जाए आदि शंकर जो है टू द भारतीय मूवमेंट दिस सेल्फ प्रोक्लेम्ड सनातनिस्ट, तो जो देखा जाए तो शंकराचार्य जी थे, चाहे या सुब्रमण्यम भारती हैं, दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं, ये सभी लोग अपने आप को सनातनी ही कहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर कोई धार्मिक चीज़ों को इस तरीके से नहीं ले जाना चाहिए कि सनातन शब्द का एक गलत मतलब निकल आ जाए। अगर देखा जाए सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि वैदिक धर्म की बात उन्होंने किया है, और उन्होंने भी कहा है साफ साफ कि मूर्ति पूजा और अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का जो उन्होंने कहीं वर्णन नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें दूर की जानी चाहिए, और सनातन नित्य धर्म की उन्होंने बात किया है। अगर देखा जाए सनातनी की बात करें तो महात्मा गांधी खुद ही एक सनातनी थे, और वो जो है साथ से देखा जाए तो वीमेंस मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मेन स्ट्रीम में वीमेंस को लाते हैं, वो वहाँ पर महिलाओं के लिए काम करते हैं। और गांधीयन फिलासफी की बात की जाए तो जो रेणुका रे हैं और हंसा मेहता, ये जो दो ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदू फैमिली से आती हैं, इन्होंने कुछ चीज़ों का विरोध किया। सनातन धर्म में जो कुछ चीज़ें थी जिसका विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी सनातन धर्म का क्रिटिसाइज नहीं किया कि ये पूरा धर्म ही गलत है। हाँ, कुछ चीज़ें प्रोविज़न उसके गलत थे तो उसको उन्होंने मेंशन किया। लेकिन अगर देखा जाए सेंट्रल असेंबली में रेणुका रे ने बहुत सारे उपनिषद के कोट को जो है उन्होंने वहाँ पर वर्ष को कोट किया और उसे हाईलाइट किया कि हिंदू समाज कभी एक ऐसा था इगलिटेरियन समतावादी समाज था, लेकिन समय के साथ ये परिवर्तित हो गया। सनातन धर्म कैन नॉट ओवरकम द इन्फ्लुएंस एंड एग्जाम्पल ऑफ टू आइकन ऑफ द सनातन धर्म दैट इज स्वामी विवेकानंद एंड सुब्रमण्य भारती। तो स्वामी विवेकानंद और सुब्रमण्य भारती की बात यहाँ पर की जाएगी कि एक्चुअल में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा सनातनी थे, वो अपने आप को खुद सनातनी कहते थे। अगर देखा जाए तो शिकागो में जो स्पीच हुआ स्वामी विवेकानंद की, वहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि वो एक सनातन धर्म के पार्ट हैं, वो सनातन धर्म की ही बात को करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो उत्तराधिकारी थे अभेदानंद, उन्होंने स्वयं कहा था कि जो शिकागो की स्पीच है एक तरीके से एन आउटलाइन ऑफ द सनातन धर्म, पूरी तरीके से जो भी उन्होंने कहा वहाँ पर एक सनातन धर्म का ही एक आउटलाइन था। तो इस तरीके से देखा जाए तो द वर्ड सनातन धर्म की एक्चुअल मतलब क्या है, तो ये सनातन धर्म जो काफ़ी चर्चा में है। अगर देखा जाए तो सनातन जो एक संस्कृत का शब्द है जिसका एक्चुअल मतलब होता है इटर्नल। तो सनातन का धर्म का मतलब इटर्नल रिलीजन, यानी ऐसा रिलीजन जिसके कोई फाउंडर नहीं है, इसका जो है कोई पार्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्ट्रिन नहीं है, और ये एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रुथ के बेस पर ये काम करता है। यहाँ पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट या बुक्स के आधार पर काम नहीं होगा, जो समाज की सच्चाई है उसी के आधार पर काम होगा। एज इनफॉलिबल ट्रूथ वेदर द क्वेश्चन ऑफ माइंड्स आर आंसर्ड आर नॉट, बट बाय रिलीजन इज मेंट ए सोल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ एंड डेथ। तो जो जीवन मरण चक्र का जो भी प्रॉब्लम है उसका अगर हमें कोई सोल्यूशन दे रहा है, चाहे वो आंसर हो या आंसर कोई किसी का माइंड आंसर दे या न दे, अगर हमें कोई सोल्यूशन दे रहा है तो एक सनातन धर्म है। तो ये इसको देखा जाए तो हम किसी टेक्स्ट के रूप में, किसी बुक के रूप में, किसी मत के रूप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अनादिकाल से चला हुआ धर्म है। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म का कोई प्रोफेट नहीं है, यहाँ पर किसी ने इसको शुरू करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो इसको कोई फाउंडेशन नहीं दिया गया। अगर देखा जाए तो सनातन धर्म दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो विवेकानंद का एक उनका जो व्यू था सेक्टेरियन बायोगेट्री और हॉरिबल जो डिसेंट फैंटेसिज्म थे, इन सब के खिलाफ जो है उनका एक्चुअल में जो अटैक था वो सनातन धर्म के विश्वासों को लेकर के था। इट इज इसेंशियली डिफरेंट फ्रॉम एनी रिलीजन दैट इट स्टैटिक बाई वर्च्यू ऑफ हैविंग ए सिंगल सोर्स। तो अन्य धर्मों की देखा जाए तो एक समस्या हो जाती है, क्योंकि एक स्टैटिक सोर्स उनका एक ही किताब है, एक ही व्यक्ति है जो इसको अपना फॉलोअर मानते हैं, जिसको मानते हैं कि उस व्यक्ति जो है धर्म को चलाने वाला व्यक्ति है, संस्थापक है, और उसी को लेकर के ढोते रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी विश्वास हैं, वैचारिक मत हैं, बहुत सारी रीति रिवाज हैं जो बदल गए समय के साथ, लेकिन अन्य धर्म वाले अपने आप को नहीं बदलते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो आगे सुब्रमण्यम, तो उनका एक पोएम है माई हार्ट सीथ्स, उसमें लिखते हैं लाइक ब्लाइंड चिल्ड्रेन दे फॉलो ऑलवेज in this sacred land where once flourished more than a million ennobling arts,
लाइक सेंसलेस बीस्ट दे नाउ सिंपली सबसिस्ट, ये उनका एक पोयम है। और आगे देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं भारती की, तो जो उनकी स्पिरिचुअल एवेकनिंग थी उसे कभी भी पॉलिटिकल लिबरेशन वाले उसको एक्चुअली मेरे रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, उसको माना नहीं जाता है कुछ लोग, क्योंकि उसके पीछे कुछ अपने निजी कारण होंगे। वेन अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू डिस्टेंस दिज आइकन फ्रॉम देयर धार्मिक बैकग्राउंड, तो एक्चुअल में जिनके धार्मिक बैकग्राउंड थे जो सुब्रमण्य भारती हैं, उनके वजह से उनसे कुछ लोगों ने दूरी बनाया। और देखा जाए तो साहित्य अकादमी अवार्डी का ना सुब्रमण्य से उन्होंने क्या कहा, कम्युनिटीज वेयर नेवर ट्राइड टू कोटिंग द पोएम ऑफ सुब्रमण्य भारती ऑन द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफेन फॉरगेटिंग आर विलफुली विथ होल्डिंग द फैक्ट। तो ये बात सामने है कि जो सुब्रमण्य भारती हैं उनके जो है कोट को, उनके पोएम को कोट नहीं किया गया, जबकि देखा जाए तो रशियन रिवॉल्यूशन में ऐसे जो एक्चुअल में जो कम्युनिस्ट हैं वो सब लोग इससे उनसे दूरी बनाने की बात किया करते हैं। तो विवेकानंद डिड नॉट स्पेयर इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द गुरु सच एज शंकर और रामानुजन फॉर क्रिटिसिज्म। दिस डज नॉट मीन ही थॉट आउटसाइड द स्पीयर ऑफ द सनातन धर्म। तो अगर विवेकानंद की बात की जाए तो उन्होंने जो भी काम किया है, उन्होंने शंकराचार्य या रामानुजन की बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सनातन धर्म से दूर नहीं है। इन पर्सपेक्टिव 11 सितंबर को भारती जो सुब्रमण्य भारती हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, और यही जो देखा जाए तो 130वां एनिवर्सरी थी शिकागो स्पीच में, जो कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ द रिलीजन में दिया था। तो ये दोनों ही ओकेजन हमें रिमाइंड कराते हैं कि जो सनातन धर्म है उसका अपना एक मैनर है, और ये जो है इसके स्वयं द्वारा इस्टेब्लिश्ड रूल हैं। अगर देखा जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कहते हैं सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुइज्म इज नॉट बाउंड अप विथ ए क्रीड और ए बुक, ए प्रोफेट और ए फाउंडर, बट इज परसिस्टेंट सर्च फॉर ट्रूथ ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूसली रिन्यूड एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि बहुत बड़े फिलासफर थे, आज भी इंडियन फिलासफर में उनका बहुत बड़ा स्थान है, वे स्वयं कहते हैं कि हमारा धर्म जो है ये किसी किताब द्वारा या किसी पंथ द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होता है, ये जो है कम्प्लीटली रिन्यूड एक्सपीरियंस के आधार पर काम करता है, इसलिए हमारा धर्म अन्य लोगों के धर्म से कम्प्लीटली अलग है। तो ये था ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइमलेस क्वेस्ट। अगर देखें हम वेन्यू सैंपल के बारे में बात की जा रही है, नासा ने 24 सितंबर को नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है वेन्यू सैंपल को लेकर, जो कि 250 ग्राम का मटेरियल है, और उसे अमेरिका में उतारा गया है। एक्चुअली में जो उसके अर्थ के पास आया तो ग्रेविटी ने उसे खींच लिया है। अगर देखा जाए तो ये 101955 वेन्यू नाम का एक एस्ट्रॉयड है, वहीं से ये सैंपल लाए गए हैं, और ये एक्चुअल में सन का भी पृथ्वी की तरह ही ये भी क्या करता है, सन के चारों तरफ एक आर्बिटिंग करता है, जिसका लाइफ टाइम जो टाइम पीरियड है 436 दिनों, जो पृथ्वी के 436 दिनों के बराबर वहाँ पर एक साल का होता है। और एक कार्बोनेशियस एस्ट्रॉयड है, वहाँ पर बहुत कार्बन की मात्रा अधिक है। अगर देखा जाए तो इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो ये जो है हमारा जो सोलर सिस्टम बना है उसके 10 मिलियन साल बाद बना है, और देखा जाए तो 4.5 बिलियन 4.5 अरब साल इसका ऐसा है जो यहाँ पर किसी ने किसी टच नहीं किया, उसमें कोई परिवर्तन विशेष देखने को नहीं मिला है। इसलिए वहाँ पर जो है एक सैंपल को लाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा कि वहाँ से हम रिसर्च कर सकें, वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हमको मिलेंगी। और साइंटिस्ट का ये विश्वास है कि जब ये जो है वहाँ पर हमको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ से रिलेटेड हमें जानकारी मिल सकती है कि आरंभिक समय में इनिशियल पीरियड में लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लेकिन इसके साथ देखा जाए तो वेन्यू को लेकर के खतरा भी है। 2178 से 2290, यानी जो हम बात कर रहे हैं आज 2023 है, लेकिन जब 2178 आएगा, 2178 से 2290 के बीच में संभावना है कि हमसे टकरा भी जाए। तो नासा का जो प्रोग्राम है और ओसिरिस रेक्स, जिसको एक्चुअल में कहा जाए तो ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर है, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ। इसका मेन पर्पज़ यही है कि इसको हम एक स्पेसक्राफ्ट से इसको जो है थोड़ा सा टक्कर देंगे, जिसकी बात बदल जाए और पृथ्वी से टकराने से ये बच जाए। अगर देखा जाए तो ओसिरिस जो मिशन है एक्चुअल में इस जो 2 आइडेंटिटीज़ हैं इसके लिए, साथ ही साथ देखा जाए तो जापान का जो हायबुसा है मिशन है, उसमें हायबुसा के 2 मिशन हैं। उसने भी जो है एक प्लानेट है जो कि 25143
आइटोकावा और 162173 रायगू, यहाँ से उन्होंने जो है मटेरियल को लाए हैं, पिछले साल लाए हैं, और वहाँ से भी सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो नासा का ये मिशन है ओसिरिस, ये एक्चुअल में थर्ड एलिमेंट है जो न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का। इससे पहले न्यू होराइजन जो कि कुइपर बेल्ट की स्टडी के लिए गया था, और जूनो जो कि प्लानेट के एक्सर्टिंग द लार्जेस्ट ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशन जो इन्फ्लुएंस है हमारे सोलर सिस्टम में, उसकी स्टडी के लिए जूनो को लॉन्च किया गया था। तो अगर देखा जाए तो जो हम स्टडी करेंगे वेन्यू से जो कम मटेरियल है, उससे हमारे भविष्य में कमर्शियल कंपोनेंट को पाने की संभावना होगी कि वहाँ से हम बहुत सारे जो है ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से हम ले करके आएंगे जो कि हमारे पृथ्वी पर उसकी आवश्यकता हो सकती है। तो विथ ओसिरिस कैप्सूल ह्यूमन काइंड वर्चुअली गेट टू होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ द हैंड। तो अगर देखा जाए तो अगर हमारी ये संभावनाएं आगे और बढ़ती है और डिफरेंट और प्लानट से, एस्ट्रॉयड से हम जो है छोटे जो ग्रह हैं वहाँ से ला सकते हैं बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट जो कि पृथ्वी पर कम हैं, तो ह्यूमनिटी के डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत कड़वा सत्य ये भी है कि ह्यूमनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं होता है, एक्चुअली में इंडस्ट्रियलिस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम होता है। वो चीज़ें जो आएंगी वो बहुत महंगे दामों पर होगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मेडिकल साइंस में आज जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, लेकिन आज भी जो है सरकारी हॉस्पिटल में ये बहुत सारी जांच की मशीनें नहीं, एमआरआई नहीं है, और बहुत सारी ऐसी मशीनें नहीं जो कि प्राइवेट में हॉस्पिटल में काम होता है। तो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में लाभ उसको जनता को नहीं मिलता। वो लाभ केवल टीवी और किताबों और मैगजीन अखबारों के माध्यम से मिलता है, रियल में नहीं मिलता है। छोटे वाले आर्टिकल में एक आर्टिकल है ड्राइंग द लाइन, इन्फॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी एंड इज नॉट ए ट्रिगर फॉर पैनिक। तो इसमें देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को सेफ्टी बढ़ाती है और उसको पैनिक नहीं करती है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली मिलते हैं तो व्यक्ति पैनिक हो जाता है। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, जो पुराना मैटर है, कि जो जोशीमठ में चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड का पाया जाता है, जो जोशीमठ में शहर धंसा, उसके बारे में देखा जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरह था और बहुत सारे जो है वहाँ पर नुकसान हो गए। और साथ साथ देखा जाए तो उस समय एक्चुअल में उसके पीछे कारण बताया गया कि जो तपोवन विद्युत विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का, उसी को जो है जिम्मेदार माना गया है। लेकिन उस समय साइंटिस्ट इसरो ने कुछ डाटा दिए थे, परंतु बाद में सरकार ने उन्हें मना कर दिया कि कोई भी डाटा और रिलीज न करें जब तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन यानी उसको क्लेरिफाई न किया जाए। अब आगे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है मेनली कि जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, चाहे जिस भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसे पब्लिक को जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। इन्फॉर्मेशन को लेकर के कोई व्यक्ति पैनिक इतना नहीं होता है। और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च है उसका खुद रुड़की में है, उसका कहना है कि 99% कंस्ट्रक्शन जो इस रीजन में हुए हैं एक्चुअल में वो मैंडेटरी बिल्डिंग कोड को कंप्लाई ही नहीं करते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की का भी कहना है कि यहाँ पर जो है नेटवर्क स्प्रिंग बहुत ज़्यादा है, ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर हैं, वो उसके वजह से भी उनके इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर सब्सिडेंस हो रहा है, धंसाव हो रहा है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा जियोलॉजी का एक्चुअल में मैटर है। तो वहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इस आर्टिकल में मेनली ये कहा गया है कि सरकार को एक नेसेसरी स्टेप लेना चाहिए और एक्चुअल में जो रिस्क है उसके रेफरेंस में डाटा को हमें डिसेमिनेट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और न कि उन्हें पब्लिक लाइफ को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, न कि हमें उसे छिपाने कर सकता है। सो एन इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काउंसिल मस्ट फॉर्म द बैकबोन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड क्लियर लाइन्स मस्ट बी ड्रॉन अराउंड द लिमिट ऑफ द डेवलपमेंट इन द रीजन। तो एक्चुअल में साइंटिफिक काउंसिल बननी चाहिए। सच है सरकार ने 8 एजेंसियों को उसमें शामिल भी किया है उसके रिसर्च के लिए, लेकिन उसका डाटा अभी आया नहीं है। तो डाटा आना ही उसके लिए सही है। लेकिन हाँ, वहाँ पर हैबिटेट लॉस जो जानवरों का हो रहा है उनके लिए भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि वहाँ मनुष्य अपने लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके जो इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है उसी का एक्चुअल में देखा जाए तो काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का आर्टिकल द हिंदू का। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।